नमस्कार दोस्तों। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं NCERT भूगोल कक्षा 7वीं, जिसका पहला अध्याय है हमारा पर्यावरण। दोस्तों, पर्यावरण क्या है? सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरानेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस, यानी जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वह सब कुछ हमारा पर्यावरण है। जैसे स्कूल का भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, हमारे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य सारी वस्तुओं का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कारें, कपड़े, किताबें आदि आदि। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें मानव ने अपने प्रयासों से बनाया है। आप इस प्रकार से प्रकृति निर्मित व मानव निर्मित अनेक वस्तुओं की सूची बना सकते हैं। पर्यावरण हमारे लिए जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। दोस्तों, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में लगातार परिवर्तन भी करता रहता है। जैसे कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में लगातार परिवर्तन करता रहता है और न जाने कितने अनेकानेक वस्तुएं मानव बनाता रहता है और अपने पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन करता रहता है। अब सवाल उठता है कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो आपस में समझ लीजिए, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। क्यों होता है? ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। हमारी ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, बढ़ रही हैं, निरंतर बढ़ रही हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते रहते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वक्तव्य से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। किसको कहते हैं पर्यावरण? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की पारस्परिक क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़, पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जयमंडल, क्या जयमंडल से आप कक्षा 6वीं में परिचित हो चुके हैं। आइए अब हम इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ
महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा कि स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि तथा पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब जरा सी बात कर लेते हैं जलमंडल की। पृथ्वी के जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। अब इसके बाद नंबर आता है वायुमंडल का। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को ही वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को पृथ्वी के साथ थाम कर रखती है, बांध कर रखती है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी पृथ्वीवासियों की रक्षा भी करता है। कौन करता है रक्षा? वायुमंडल। वायुमंडल सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारे पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। इसी वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। मौसम जलवायु में परिवर्तन क्यों होता है? वायुमंडल में परिवर्तन के फल स्वरूप। ठीक है, आप देखते हैं जयमंडल के विषय में। दोस्तों, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जयमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, ये सीमित क्षेत्र होता है। सीमित क्षेत्र में ही जीवन पनपता है और इसी को हम जैवमंडल कहते हैं, जहाँ जीवन पनपता है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पारितंत्र के विषय में। आप जानते हैं कि केरल में मूसलाधार वर्षा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ हरे भरे खेत एवं नारियल के बागान पाए जाते हैं। इन बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं या बहुत ही कम होती। इसीलिए यहाँ दूर दूर तक केवल कीकर की झाड़ियाँ एवं रेत ही रेत नजर आती है। जानवरों के रूप में यहाँ ऊंट मिलते हैं। इसके अलावा रेगिस्तान में सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी मिलते हैं। इस तरह विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीकों में भिन्नता देखने को मिलती है। क्यों भिन्नता देखने को मिलती है? क्योंकि स्थान स्थान के पर्यावरण में अंतर होता है और उसी अंतर के स्वरूप लोगों के रहन सहन, वनस्पति आदि में भिन्नता देखने को मिलती है। संबंधित परिवेश के सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और वे प्रायः एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होते हैं और इसी को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होते हैं, बंधे होते हैं। इसी को पारतंत्र
क्या पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि जिस पार्क में आप एवं आपके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनाता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 जून को। इसे याद रखिएगा, ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बात यह भी जान लीजिए कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए, टेक्निक सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? कुछ तो कारण होगा। दोस्तों, प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। क्या प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना, उचित संतुलन होना बहुत आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं सामंजस्यपूर्ण उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। आपके हरे भरे खेल के मैदान के नष्ट हो जाने से आपको तकलीफ और उदासी हो सकती है। हरे भरे भूदृश्य सभी को पसंद आते हैं और उनके नष्ट हो जाने से सभी को तकलीफ और निराशा, दुख होता है। अपने पड़ोस के या घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करके आप यह जान सकते हैं कि उनके बचपन के समय वहाँ पर कैसे कैसे पेड़ पौधे थे, उनका पारितंत्र कैसा था, उस समय के घर के अंदर व बाहर खेले जाने वाले खेल कैसे थे, उस समय उनका पसंदीदा फल कौन सा था, वे गर्मी एवं सर्दी का मौसम कैसे बिताते थे। निश्चित रूप से आज के पारितंत्र व उनके समय के पारितंत्र में आपको अंतर देखने को मिलेगा। हमारे अंदर पारितंत्र के प्रति जागरूकता लाने के लिए इसी उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब पर्यावरण नामक आपका यह पाठ समाप्त होता है। NCERT भूगोल पर आधारित हमारी यह श्रृंखला नियमित चल रही है। प्रत्येक अध्याय पर आधारित हमारा व्याख्यान सुनने देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ हमें अपना संबल प्रदान करने के लिए वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, ताकि हम अनवरत आपको नियमित रूप से वीडियो पहुंचा सकें। मिलेंगे हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना नामक पाठ के अगले प्रभावशाली वीडियो के साथ, जिसे देखना न भूलें। तब तक के लिए आपके दोस्त राही का नमस्कार। जय हिंद,